हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास को ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन ए 1929 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1917 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1911 ईस्वी में। आइए प्रत्येक ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो हम बात करते हैं कि 1929 में क्या हुआ था। 1929 ईस्वी में लाहौर में कांग्रेस के 45वें अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। तो 1929 में कांग्रेस के 45वें अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इस तरीके से जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो ऑप्शन 1930 है, तो इसी बैठक में इस बात को रखा गया कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, निश्चय किया गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी 1917 का। तो 1917 में ध्यान दीजिएगा, 1917 में 1917 ईस्वी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था और हम बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी। उसके बाद हम बात करते हैं 1911। 1911 का अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है इसलिए कि 1911 का अधिवेशन भी कोलकाता में हुआ जिसके अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे और 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया। 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर कौन हुआ था? ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है कोलकाता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, ऑप्शन बी में है जालियांवाला बाग त्रासदी से, ऑप्शन सी में है बंगाल विभाजन से और ऑप्शन डी में है खिलाफत आंदोलन से। तो 1900 इस बात को करें कि कोलकाता से दिल्ली में राजधानी बदले जाने से जो संबंधित है ऑप्शन ए में, तो इसके कोलकाता से दिल्ली राजधानी बदले जाने के लिए 1911 में घोषणा की गई और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो 1919 से इसका कोई संबंध नहीं है। हम बात करते हैं जालियांवाला बाग त्रासदी, ऑप्शन बी का। तो पंजाब के अमृतसर में प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ जिसमें जनरल डायर द्वारा निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग वहां पर हताहत हुए थे। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919। हम बात करते हैं बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे बंगाल विभाजन के समय। एक चीज और हम इसमें देखते हैं कि 1919 में एक और काम हुआ था, खिलाफत आंदोलन से भी संबंधित है। 1919 खिलाफत आंदोलन भी
दिल्ली में इसका एक बैठक किया गया था 23 नवंबर 1919 को, जिसके अध्यक्ष इसमें महात्मा गांधी ही थे। लेकिन यहाँ पर इससे इसका खास संबंध नहीं रखता है, बड़ा संबंध यहाँ जालियांवाला बाग से रखता है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसे बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 12वीं अधिवेशन 1896 में कोलकाता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1852 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1884 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में, और ऑप्शन डी 1885 ईस्वी में। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। आइए थोड़ा सा हम इसके इतिहास की बात करते हैं। लॉर्ड डफरिन के काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को की थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति थी। इसका पहला अधिवेशन बंबई और आज का मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? सीमांत मतलब सीमा के अंत में। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आजाद, जो ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो सीमांत गांधी के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इन्होंने 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की, जिसे लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए, एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक, पहले इस बात को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। रासायनिक परिवर्तन में जो चीजें बदल गई वो वापस फिर वो अपने मूल रूप में, मूल अवस्था में नहीं आ सकती है। लेकिन भौतिक में क्या होता है कि बदल गई और फिर वो जिस अवस्था में थी वहां पे पहुंच गई, उसको भौतिक कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। ऑप्शन ए में है कि हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, ऑप्शन बी में है मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी में है दूध से दही का बनना, और ऑप्शन डी में है पानी में चीनी का घुलना। तो हवा में चांदी के बर्तन का काला होना ये रासायनिक प्रक्रिया है या परिवर्तन है, और मोमबत्ती का जलना
ये रासायनिक भी है और ये भौतिक परिवर्तन भी है। कैसे? तो जो जल गया मोम, उसको लाया नहीं जा सकता है, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। और जो मोम पिघलकर नीचे गिर रहा है, उससे फिर से मोमबत्ती बनाकर उसको जला सकते हैं, इसलिए वो हो गया भौतिक परिवर्तन। और फिर हम बात करते हैं ऑप्शन सी, दूध से दही का बनना। तो दूध से दही का बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और पानी में चीनी का घुलना ये हमारा भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर से हम पानी और चीनी को अलग कर सकते हैं। ये आप पढ़े होइएगा, केमिस्ट्री में 9th क्लास में भी पढ़ना है। तो इसका आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी में है दक्षिण अफ्रीका। तो अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो अपने मन से उसका जवाब दे दीजिए, सोचिए कि क्या यही आंसर होगा। अगर होगा तो हम आंसर का मिलान करेंगे, तो उससे आपका फायदा होगा। ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए जर्मनी। भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। और रूस से क्या लिया गया है? तो रूस से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा को लिया गया है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा हमारा। ऑप्शन सी कनाडा। तो भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से मजबूत संघ सरकार वाला संघीय व्यवस्था को लिया गया है। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण और भी है, काफी है। और ऑप्शन हम डी का बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन बी राइन मूस डेल्टा, ऑप्शन सी इरावदी डेल्टा, ऑप्शन डी अमेजन डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच है तथा जिसका अधिकांश भाग बांग्लादेश और भारत के राज्य पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी जीवन का अधिकार। तो भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आपातकाल कितने हैं भारतीय संविधान में? 3। एक को कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा को कहते हैं राज्यों में आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन, और तीसरा जो है वो वित्तीय आपातकाल। अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद में है, और राष्ट्रपति शासन जिसको कहा जाता है ये 356 में है, और
वित्तीय आपातकाल की अगर हम बात करें तो ये 360 अनुच्छेद में है। मतलब हमको इस ऑप्शन से सिर्फ मतलब है राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ, तो ये 352 अनुच्छेद में है, तो इससे संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, संपत्ति के अधिकार। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि भारत में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अब नहीं है, पहले ये मौलिक अधिकार में रखा गया था, इसको बाद में इसको हटा के अलग कर दिया गया मौलिक अधिकार से। अनुच्छेद 301 कहता है कि कानूनी आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 21 का संबंध भी इससे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य को अभी हम लोग पीछे देखे हैं कि रूस के संविधान से लिया गया है, भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 51A में रखा गया है और यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया, चाहे लाया गया कह सकते हैं इसको। तो सी का भी इसका संबंध नहीं है। और जीवन का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में है, जीवन जीने का अधिकार ये अनुच्छेद 21 में है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मैनोमीटर, ऑप्शन बी फायदोमीटर, ऑप्शन सी पायरोमीटर और ऑप्शन डी सोलिनोमीटर। अगर हम बात करते हैं कि मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो मैनोमीटर से गैसों का दाब मापने का यंत्र है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है, फायदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है और पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है और सेलिनोमीटर से घोल की लवणता को मापा जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अब जो है पिछले क्वेश्चन का आंसर है, जो पिछले हमने क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि शाहनामा का लेखक कौन है, तो शाहनामा का लेखक होगा फिरदौसी। इसका आंसर क्या होगा? फिरदौसी। और आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हितोपदेशद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी नारायण पंडित, ऑप्शन डी भारद्वाज। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।